अच्छा, मैं आज के इस सेशन में शुक्रगुजार हूँ एक्चुअली अपने को चेयरमैन साहब का। ये जो सारी आज की प्रेजेंटेशन है इसकी सुपरविजन को चेयरमैन साहब मेरे साहब ने की हुई है। मैं थोड़ा सा ऑफिस से कुछ ऑफ रहा हूँ, तो 2-3 दिन हुए मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है। तो बहरहाल ये बातें चलती रहेंगी। तो आप तमाम दोस्त जो तशरीफ़ लाए हैं, आज का मौसम पहले जैसे सदर साहब कह रहे थे कि अच्छा नहीं है, बहरहाल जितने दोस्त भी आए हैं इन सबका शुक्रिया कि आपने इस आज के प्रोग्राम को रौनक बख्शी है। तो हम आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को। महल बिला तखीर जो आज के स्पीकर हैं मीर हमजा साहब बड़े यंग और बड़े माशाल्लाह टैलेंटेड हैं और इनकी मेहनत भी है, इंशाल्लाह आपको नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी अमीर हमजा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सियालकोट टेक्स बार का और बिलखुसूस सियालकोट टेक्स अकेडमी का कि वो वक्तन फ़वक्तन ऐसे अकेडमी सेशंस रखते हैं जिसमें हमारे नए मेंबरान को और एग्जिस्टिंग मेंबर्स को काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और उसके बाद मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अमजद साहब का, जिन्होंने मेरी प्रेजेंटेशन में मेरी बड़ी हेल्प आउट की है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि बड़े पोटेंशियल और प्रोडक्टिव चेंजेस हुए हैं जो कि बड़े कारआमद साबित होंगे। आज हमारी जो गुफ्तगू है और हमारी डिस्कशन का मौजू है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हैं। इसके अंदर एक्चुअली हुआ ये है कि अभी रिसेंटली जो फाइनेंस बिल 2024-25 आया था उसके अंदर फाइनल टैक्स रजीम है उसको मिनिमम टैक्स रजीम में कन्वर्ट कर दिया गया और जितने भी एक्सपोर्टर हजरात हैं, अब हमारी सियालकोट कम्युनिटी में ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स हैं तो हम इसलिए कंसर्न हैं इस बारे में, वो सभी जो हैं साल 2025 के अंदर फाइनल टैक्स रजीम से निकल गए हैं और उसके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा आने वाले वक्त में टैक्स की कंप्लायंस है और टैक्स पेबल काफ़ी ज़्यादा उनका एक्सपेक्टेड है आने वाले वक्त में हो। तो उसी चीज़ को कैटर करने के लिए सियालकोट की जो इंडस्ट्री है वो ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान के अंदर मोर देन 60% जो पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स हैं वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हैं। सिर्फ एक्सपोर्टर नहीं बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी और कॉटेज इंडस्ट्री भी जो है वो प्राइमरीली जो है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। हम आज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के एम्बिट में बात करेंगे। तो बेसिकली एसएमई पॉलिसी आई थी 2021 के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए एसएमई पॉलिसी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज पॉलिसी 2021 मुतारफ़ करवाई थी। और उसी की फर्दरेंस में फाइनेंस एक्ट जो 2021 आया था उसके अंदर उन्होंने फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर एसएमई पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए कुछ टैक्स बेनिफिट्स ऑफर किए थे। तो इसके अंदर जिसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी शॉर्ट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, सर्कुलर नंबर 2 है 2021-22 का 1 जुलाई का, जिसके अंदर उन्होंने एसएमई को इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी सभी के लिए उन्होंने ऑफर कर दिया है और कोई भी बंदा जो है वो इसको ऑप्ट कर सकता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर जो रेलेवेंट प्रोविजन है वो सबसे पहले हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 59A है, जिसमें स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को डिफाइन किया गया है, जिसकी डेफिनेशन में उन्होंने लिखा है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मीन्स अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग as defined in clause 4 of subsection 7 of section 153 of the ordinance, and the business turnover in a tax year does not exceed 250 million rupees, provided that if annual business turnover of a SME exceeds 250 million rupees, it shall not qualify as SME in the tax year in which the annual turnover exceeds the prescribed threshold। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं कि जो उन्होंने सेक्शन 153 सब सेक्शन 7 और ए को उन्होंने बेसिकली कवर किया है, तो उसकी अगर डेफिनेशन देखें तो बेसिकली एक मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन है जो कि सेक्शन 153 के अंदर उन्होंने दी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि एक एसएमई कैन ओनली बी अ मैन्युफैक्चरर, अ पर्सन हु इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर कैन नॉट बी एन एसएमई। तो मैन्युफैक्चरर होना लाजमी है।
तो इसके बाद उन्होंने सेक्शन 100E इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके अंदर कि जी SMEs की टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू प्रोवाइजो ऐड किए गए हैं। नंबर 1 है कि फॉर टैक्स ईयर 2021, चूंकि SME पॉलिसी 2021 में इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो 2021 से ही ऑनवर्ड ये इम्प्लीमेंट हो गया। एंड ऑनवर्ड्स the tax payable by an SME as defined in clause 59A of section 2 shall be computed and paid in accordance with rules made under the 14th schedule. और नंबर 2 है the board may prescribe a simplified return of small and medium enterprise. तो इसके अंदर उन्होंने सेक्शन 100E के अंदर जो उन्होंने रूल्स डिफाइन किए हैं वो कवर कर रहे हैं 14 शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो वेरी नेक्स्ट पेज पे हमारे पास 14 शेड्यूल है, जिसके अंदर उन्होंने स्कोप, रजिस्ट्रेशन, टैक्सेबिलिटी और उसके बाद जो कंसेशनरी मेजर्स हैं टैक्स के, लाइक एक्सपोर्ट्स हैं और अदर टैक्सेस जो हैं, उसकी बड़ी एक डिटेल उन्होंने बताई है। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में अ पर्सन हु इज ओनली रजिस्टर्ड, हु इज एन SME अंडर सेक्शन 259A कैन ओनली बी एन SME। मतलब ये कि कोई भी बंदा जो उस डेफिनेशन के अंदर फॉल करता है वो SME होगा। तो सिंपली इसको देखा जाए तो जो मैन्युफैक्चरर है वो जिसका टर्नओवर 250 मिलियन से कम है और वो एज अ मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड FBR में, तो वो क्वालिफाई इसके लिए कर सकता है। रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन अ पर्सन कैन रजिस्टर एज एन SME बाय रजिस्ट्रेशन एज एन मैन्युफैक्चरर ऑन IRIS पोर्टल और बाय रजिस्ट्रेशन विद SMEDA ऑन SMERP पोर्टल। तो ये काबिल गौर हमारी आज का रहेगा कि कोई भी बंदा जो IRIS पोर्टल के ऊपर मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड है, मतलब ये कि जिसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी मैन्युफैक्चरर है वो, और उसका टर्नओवर 250 मिलियन से कम है, तो वो बिल्कुल SME के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। सेकेंडली फिर उन्होंने टैक्सेबिलिटी की 2 क्लॉजेस हैं। अपना रूल नंबर 3 है जो कि कैटेगरीज और टैक्स रेट्स को डिफाइन करता है। तो रूल 3 जो है वो बेसिकली एप्लीकेबल है ऑन द इनकम बेस। मतलब ये कि जो टैक्सेशन होगी अंडर रूल 3 वो इनकम बेस्ड होगी, जो टैक्स रेट्स लगेंगे वो टैक्सेबल इनकम के ऊपर लगेंगे। पहली कैटेगरी ये है कि उसका टर्नओवर 100 मिलियन से ज्यादा ना हो, अप टू 100 मिलियन। दूसरी कैटेगरी है अप टू 250 मिलियन, मतलब 100 मिलियन से ज्यादा बट 250 मिलियन से कम ही हो, 25 करोड़ से कम। और जो कैटेगरी 1 है उसके लिए उन्होंने 7.5% टैक्स रेट रखा है ऑन द टैक्सेबल इनकम, और इसी तरह कैटेगरी 2 के अंदर 15% ऑफ टैक्सेबल इनकम। और अगर हम इसको एक सिंपल एग्जांपल देखें और एक इम्पैक्ट देखें एक SME का और एक ऐसा बंदा, ऐसा टैक्स पेयर जो कि SME नहीं है, उनका इम्पैक्ट ऑफ टैक्स देखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेबल इनकम नॉन SME शैल बी टैक्स अराउंड, उसको डिफॉल्ट सरचार्ज और जो फर्स्ट शेड्यूल की डिवीजन 1 पार्ट 1 है उसके मुताबिक 4 मिलियन 10 मिलियन की इनकम हो तो उसको ऑलमोस्ट 4 मिलियन टैक्स उसका पेएबल निकलता है विद एनुअल रिटर्न। और इसके बरक्स अगर कोई SME हो तो उसका सिर्फ 7.5% 1 करोड़ की इनकम के ऊपर 7.5 लाख रुपए उसका टैक्स निकलता है कैटेगरी 1 में, और इसी तरह कैटेगरी 2 में उसका 15% 15 लाख रुपए उसका टैक्सेबल निकलता है। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस एंड अट्रैक्टिवनेस बहुत ज्यादा है इस स्कीम के अंदर। अच्छा, रूल 3 जो है वो बेसिकली चूंकि टैक्सेबल इनकम की बात करता है तो इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो डेफिनेटली रिक्वायर करता है। तो रूल 4 जो है वो है ऑप्शन फॉर फाइनल टैक्स, मतलब ये कि SME के अंदर दोनों नॉर्मल टैक्स भी और फाइनल टैक्स भी दोनों ऑफर्स किए गए हैं। और इसके ऊपर ये है कि फाइनल टैक्स के अंदर टैक्सेशन ऑफ SMEs ऑन टर्नओवर बेसिस, the rate of tax is applied on taxable on gross turnover।
मतलब ये कि जो टर्नओवर है उसके ऊपर टैक्स रेट एप्लीकेबल हो रहा है। कैटेगरी 1 में वही 100 मिलियन का टर्नओवर है अप टू 100 मिलियन, कैटेगरी 2 के अंदर अप टू 250 मिलियन। तो जो 100 मिलियन है उसके ऊपर जो ग्रॉस टर्नओवर का 0.25 टैक्स रेट है अंडर फाइनल टैक्स, और इसी तरह कैटेगरी 2 के अंदर 0.5% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर। इसका नेक्स्ट ये है कि जो रूल अंडर रूल 4 कोई भी बंदा जो है अपना अब उसने सिलेक्ट करना है फाइनल टैक्स में जाए या नॉर्मल टैक्स में जाए तो उसके लिए एक कंडीशन है, एक प्रेडिकमेंट है कि वो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त उसके पास ये लिबर्टी होगी कि वो नॉर्मल टैक्स में जाना चाहता है या फाइनल टैक्स के ऑप्ट करना चाहता है। और वंस अ पर्सन हु ऑप्ट्स फॉर ईदर ऑफ द रिजीम, वो 3 साल के लिए बाउंड है कि उसकी जो एसएमई है रजिस्ट्रेशन वो इररिवोकेबल रहेगी। फॉर एग्जांपल एक टैक्स पेयर है जिसका फर्स्ट ईयर में 250 मिलियन से बिलो है, वेरी नेक्स्ट ईयर जो है वो भी 250 मिलियन बिलो से, या ईदर ऑफ द 3 ईयर अगर वो एक्सीड कर जाता है वो फिर एसएमई नहीं रहेगा, तो दैट कैन नॉट फाइल एसएमई रिटर्न। अच्छा, एग्जाम्पशन ये है कि कोई भी एक एसएमई जो फाइनल टैक्स ऑप्ट करेगी उसको सेक्शन 177 जो कि ऑडिट है और एक बैलेटिंग प्रोसेस जो है 214C ऑडिट का, उन दोनों से इम्यूनिटी है। जो बंदा फाइनल टैक्स रिजीम ऑप्ट करता है उसको ऑडिट से इम्यूनिटी है, उसको ऑडिट नहीं किया जाएगा। अब रूल 5 जो है वो रूल 5 बेसिकली हमने रूल 4 के अंदर पढ़ा हमने कि रूल 4 सब रूल 3 है जो कि जो एफटीआर ऑप्ट करता है उसको ऑडिट से इम्यूनिटी है, और जो रूल 5 है वो बेसिकली केटर कर रहा है रूल 3 को। उसमें लिखा है कि कोई भी बंदा जो कि अंडर रूल 3 ऑप्ट करता है अपनी रिटर्न फाइल करना ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेबल इनकम, तो उसके अंदर एक मद्देनजर चीज़ रखी गई है कि देखा जाएगा कि जो एक बंदा नॉर्मल रिजीम के अंदर जो टैक्स पे कर रहा है और वो जो टैक्स पेमेंट की जो रेशियो है वो अगर अंडर रूल 4 मतलब कि जो फाइनल टैक्स में जो एक रेशियो सेट है उससे कम है तो फिर उसको ऑडिट किया जा सकता है। और उसके अंदर एक ये भी क्लॉज 2 है जिसके अंदर लिखा है कि जी सिर्फ 5% ऑफ द सिलेक्टेड केसेस, मतलब कि जो केस सिलेक्ट किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो टैक्स टू टर्नओवर रेशियो, सिर्फ उन 5% का। फॉर एग्जांपल 10,000 अगर केसेस हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं तो उसका आगे 5% जो है वो ओनली 500 केसेस का ऑडिट किया जाएगा। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा उन्होंने नैरो डाउन कर दिया फैसिलिटी। रूल 6 है वो कह रहा है कि जी जो एक्सपोर्ट की जो प्रोसीड्स हैं एक एसएमई की शैल बी सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर रूल 4। मसलन कैटेगरी 1 के लिए वही 0.25% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर और कैटेगरी 2 के लिए 0.5% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर। रूल नंबर 7 है जो टर्नओवर टैक्स की बात कर रहे हैं अंडर सेक्शन 113, तो वो भी एसएमई के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, चाहे वो नॉर्मल टैक्स में जाए चाहे फाइनल टैक्स में जाए। अंडर सेक्शन 113 मिनिमम टैक्स ऑन टर्नओवर शैल नॉट बी एप्लीकेबल, शैल नॉट अप्लाई टू एसएमई। रूल 8 है जो कि टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 153। तो इसके अंदर जहां तमाम लोगों के लिए जो टैक्स डिडक्शन है अंडर सेक्शन 153 वो मिनिमम है, तो एक एसएमई के लिए वो होली तमाम एंटायरली वो एडजस्टेबल होगी। और उसके बाद जो लास्ट रूल है रूल 9 वो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके अलावा ये अज्यूम ना किया जाए कि अगर एसएमईज के लिए अलग रूल्स आ गए हैं तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के दूसरी प्रोविजंस इसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगी। ऐसा हरगिज नहीं है। तमाम जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की दूसरी प्रोवाइजो है अंडर सेक्शन 121, 122 और दीगर जो 221 है, इस तरह सभी अप्लाई होंगी इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद ना हमने ये इधर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर जो एसएमई का स्कोप है वो इतना ही था 14 शेड्यूल तक। अब नेक्स्ट ये है कि हमने एक केस स्टडी हमने डिस्कस की अमजद साहब ने और मैंने, जिसके अंदर हमने जो सिंप्लीफाइड अंडर आप देखें कि जो सेक्शन 100E है उसका सब सेक्शन 2 में लिखा है कि द बोर्ड
में प्रिस्क्राइब अ सिंप्लीफाइड फॉर्म फॉर एन SME। तो उसी के तहत जो इन आयरिस पोर्टल है उधर एक सिंप्लीफाइड रिटर्न अवेलेबल है SMEs के लिए, जो कि अगर आप ओपन करना चाहें एक मैन्युफैक्चरर के लिए तो वो ओपन हो जाएगी, और जिस बंदे का प्रिंसिपल एक्टिविटी मैन्युफैक्चरर नहीं है उसके लिए नहीं ओपन होगी। उस फॉर्म को बड़ा माइन्यूटली मॉनिटर किया था, तो उसके अंदर हमें पहले फॉर्म जो है मैं आपको आपके पास सामने नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर ये बहुत डिफरेंट है एक आम नॉर्मल रिटर्न से। मतलब फॉर एग्जांपल कंप्यूटेशन जो है वो सबसे ऊपर आ रही है, और ये आप देखेंगे इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म है। बिजनेस टर्नओवर है, कॉस्ट ऑफ सेल्स पहले उसकी एक लमसम अमाउंट के लिए उन्होंने एक बना दिया है कॉलम। फिर इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंसेस के लिए भी एक लमसम, कोई डिटेल नहीं देनी कि को ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्या है, फ्रेट एक्सपेंसेस क्या है, एक लमसम अमाउंट के लिए दे दिए। इसी तरह नेक्स्ट इसके अंदर उन्होंने अदर सोर्सेज के अंदर उन्होंने हमें ऑप्शन दिया है जो कि सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है प्रॉफिट ऑन डेट तक। एक नॉर्मल रिटर्न के अंदर जो हम देखते हैं कि अदर सोर्सेज के अंदर पूरी डिटेल आती है, ग्राउंड रेंट आता है, रॉयल्टी आती है, प्रॉफिट ऑन डेट आता है, और भी अदर रिसीट्स भी आती हैं। तो इस कॉलम के अंदर, इस सिंप्लीफाइड रिटर्न के अंदर जो अदर सोर्सेज का हेड दिया है उसके अंदर सिर्फ और प्रॉफिट ऑन डेट आ रहा है। फिर उसके बाद एडजस्टेबल टैक्सेस है, एडजस्टेबल टैक्सेस के बाद फाइनल टैक्सेस हैं, और कैपिटल एसेट्स है, मनी की वर्किंग है, और फिर लास्ट पे हमारे पास कंप्यूटेशन है। तो इसी फॉर्म को देखते हुए बड़ी डिस्क्रिपेंसीज हमने आइडेंटिफाई की, जिसमें से एक दो मैंने बयान भी की है कि अब फॉर एग्जांपल एक SME है, वो एक इंडिविजुअल जो है वो अगर ऑप्ट करता है कि मैं SME में रजिस्टर हो जाऊं और वो इस फॉर्म के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोशिश करता है, तो अगर उसकी बिजनेस के अलावा कोई इनकम है, फॉर एग्जांपल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, एग्रीकल्चर इनकम है, फॉरेन सोर्स इनकम है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है एज पर दिस फॉर्म के वो इधर अपनी इनकम ऐड कर सके। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा बड़ा इशू हमें फेस करने को मिलता है कि अगर कोई एक्सपोर्टर ही है जिसकी अज्यूम करते हैं कि ये इनमें से कोई इनकम नहीं है, तो जो टैक्स हमें ऑफर किए गए हैं, एडजस्टमेंट्स ऑफर किए हैं एडजस्टेबल टैक्सेस में और फाइनल टैक्सेस के अंदर, वो भी बड़ी लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल कि देखें कि जी अंडर सेक्शन 231, 231B, 234, 35, 36, 236K और 236C वाली जो एडजस्टमेंट्स हैं ये भी उस फॉर्म के अंदर अवेलेबल नहीं है। और इसी तरह अगर एक्सपोर्टर है तो उसकी अंडर सेक्शन 154 जो डिडक्शन हुई है वो भी फीड करने के लिए कोई ऑफर नहीं किया गया, ना ही 151 है, 154। तो बहुत ही, अगर आप बैक पिछले पेज पर जाएं तो आपके सामने आएगा ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड सा उन्होंने ऑफर किया। उसके अलावा अगर एक इंडिविजुअल है जिसकी फॉर एग्जांपल शेयर ऑफ AOP है तो वो भी अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा अपना अमजद साहब से मैं कहूँगा कि वो भी इस पर प्लीज़ इनपुट दें कि जो सिस्टम ने हमारे साथ कैसे बिहेव किया है। अब तो उसके लिए कुछ कैलकुलेशंस हमने बड़ी ज़्यादा देखी कि वो रफ सी कैलकुलेशन है, जहाँ कॉलम ब्लैंक होना चाहिए वहाँ एडिटेबल है, और जहाँ का इफेक्ट आना चाहिए एग्जाम्प्ट में अगर हम या फाइनल में अमाउंट डालते हैं तो उसका इफेक्ट नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें जो हैं हमने बड़ी देखी हैं, तो इस पे मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वो भी ऐड करें। मैं क्वेश्चन आंसर जी ये सब अपना मेरे को बात आपने प्रिसाइज वेल डन जी। आपने प्रेजेंटेशन दी है, देखने में तो मैं ये बड़ी प्रिसाइज ये प्रेजेंटेशन लग रही है, ये टॉपिक लग रहा है, लेकिन इसका जो है वो स्कोप बड़ा वास्ट है। तो अगर हम इसमें डिस्कशन में जाएं तो हमें वी नीड आवर्स टू डिस्कस इट। तो साहब बहुत शुक्रिया आपका। क्वेश्चन आंसर्स का सेशन शुरू करते हैं। उसमें मैं गुजारिश करता हूँ चेयरमैन साहब हमारे पास मौजूद हैं, को चेयरमैन साहब मौजूद हैं, तो वन बाय वन आप अपना क्वेश्चन पिकअप कर लें। अच्छा, यहाँ मैं एक दो चीज़ें अगर आपकी इजाज़त हो चेयरमैन साहब, तो मैं अगर ऐड कर दूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन फर्दर हो जाएगी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर में ज़्यादा आसानी रहेगी। ये जो 14 शेड्यूल है ना, इसमें जो रूल नंबर 1 है जहाँ एप्लीकेशन लिखा है, एप्लीकेशन एक्चुअली मीन एप्लीकेबिलिटी है कि ये किस पे अप्लाई होगा, किसके लिए है।
और वो बड़ा क्लियर है कि वो SME वो लोग जो 59A ऑफ सेक्शन 2 उसमें फाल करेंगे, ये उनके लिए है। उसकी जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो उसकी रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन में दो चीज़ें हैं, दोनों में से किसी एक का होना ज़रूरी है। नंबर 1 है कि वो मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड हो आयरस पोर्टल पे, और दूसरी है या आर के साथ, यानी ये दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक, यानी आप आयरस पे बतौर मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड हैं या आप स्मेडा पे अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। अब जो बतौर मैन्युफैक्चरर रजिस्ट्रेशन है आपकी आयरस पे, वो उसमें सेल टैक्स में आपका बतौर मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी नहीं है। ये रजिस्ट्रेशन आपके 181 फॉर्म में अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, अगर आपने अपनी प्रिंसिपल एक्टिविटी में बतौर मैन्युफैक्चरर अपने आप को क्लिक कर लिया है और वो अप्रूवल हो जाती है, तो देन यू विल बी क्वालिफाइड फॉर SME अंडर दिस शेड्यूल। तो ये इसमें बड़ा क्लियर है कि आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आप हर सूरत जाके स्मेडा से अपनी डॉक्यूमेंटेशन करें और उसके पोर्टल पे जाके खुद को रजिस्टर्ड करवाएं। आप सिंपली 181 फॉर्म खोलें, वहाँ आप अपनी कैटेगरी ऐड करें बतौर मैन्युफैक्चरर, उसको प्रिंसिपल एक्टिविटी बनाएं और उसको सबमिट करें। अगर वो खुद से अप्रूव हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो यहाँ से आप LRO से रिक्वेस्ट करके उसको अप्रूव कर लें। यानी ये आपने बतौर मैन्युफैक्चरर अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कंसीडर करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसके साथ साथ सेल टैक्स में भी बतौर रजिस्टर्ड हों मैन्युफैक्चरर, ये ज़रूरी नहीं है इसके लिए फॉर अवेलिंग अंडर दिस शेड्यूल। तो ये एक फैसिलिटी, इसको बड़ा जी। तो फिर इनकम टैक्स में जो नहीं भी मैन्युफैक्चरर वो अपने आप को कर लेता है सर, For the purpose of SME to avail this facility under 14 schedule, आपने सिर्फ 181 में अपने फॉर्म 181 में अपने आप को बतौर मैन्युफैक्चरर का जो उसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी है उसको प्लेस है ही नहीं है, इसमें तो बड़ा आसान है, वो बहुत आसान, लेते हैं, बहुत आसान। लेकिन वो मैन्युफैक्चरर नहीं है तो कल को इसकी कोई वो तो फिर मिसकैलकुलेशन होगा, वो तो गलत होगा, वो तो फ्रॉड होगा ना, वो तो बिल्कुल फ्रॉड होगा ऐसे अगर वो करेगा। महकमे में तैयार है वो फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन दी गई है वहाँ, आप देखें ना वो जो उसने हवाला दिया ना 153(7)(4) उसकी जो रेलेवेंट सेक्शन है, उसमें मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन है कि 2, 3, 4 कंपोनेंट से आपने उनको इनपुट किया, उसको मिक्सअप किया, उसको कैसे भी एक ऐसी चीज़ बना दी जो डिस्टिंक्टिव है। तो जो बंदा भी अगर बेशुमार लोग हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में आ जाती है, सेल टैक्स पर्पज के लिए नहीं, इनकम टैक्स पर्पज के लिए आपने उस डेफिनेशन पे रहना है, ठीक है ना। तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन अगर हो जाए तो फिर आप इसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद बाकी चीज़ें हमजा भाई ने एक्सप्लेन की हैं। रूल 3 है आपके सामने कि आपने इनकम बेस्ड जाना है, रूल 4 है कि आपने टर्नओवर बेस्ड जाना है, मिनिमम टैक्स वो आपके लिए फाइनल टैक्स में चला जाएगा। और बाकी अब इस पे आगे क्वेश्चन आंसर में अगर आप कुछ चीज़ पूछना चाहें तो। जी सर, बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त है, मैं एक क्वेश्चन टाइम हो गई है। इसमें 2 ऑप्शन दी गई है रजिस्ट्रेशन के लिए, या तो आयरस में आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं या स्मेडा में कर सकते हैं। आपने इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया, हमें कहाँ पे रजिस्ट्रेशन अप्लाई करनी चाहिए, आयरस में या स्मेडा में? अच्छा, इसके अंदर ना मैंने 2 केसेस स्मेडा में रजिस्टर्ड भी करवाए हैं, तो उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना एक टोटल सेपरेट है। वो जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना तो वो अपनी जो डेफिनेशन है ना उसके मुताबिक एप्लीकेशन को असेस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक केस था मेरे पास जिनका एनुअल टर्नओवर 100 मिलियन से कम है, लेकिन उनका बिजनेस कैपिटल जो है वो एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो 40 मिलियन है, उनकी बिल्डिंग है, उनका वो सारा कुछ है। तो उन्होंने एप्लीकेशन को अंडर रिव्यू डाल दिया कि आपका जो पेड अप कैपिटल है वो भी जो है वो मतलब कि ये है। और उसके बाद उनके जो एम्प्लॉयज़ उनके हैं तकरीबन 8-9 एम्प्लॉयज़ हैं, तो उस बेसिस के ऊपर वो अभी तक एप्लीकेशन को असेस कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन लगाई कि आपका जो कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा डिक्लेयर हुआ है। तो लेकिन दूसरी जानब अगर हम आयरस को देखते हैं कि आयरस पोर्टल के ऊपर कोई भी मैन्युफैक्चरर एक्टिविटी जिसकी है वो रिटर्न फॉर्म ओपन कर सकता है। अच्छा, मतलब ये कि अगर बगैर रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन एक्सपोर्टर है। अच्छा, मैं गुजारिश करता हूँ इसमें
देखिए इसमें ये भी बता दें कि स्मैडा में रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या है और वो कहाँ पे होता सर मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली ये हम सिर्फ इसको डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ अपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हवाले से। एसएमए के लिए और भी सहूलतें अंडर अदर लॉज रखी गई हुई हैं, लोन की फैसिलिटी है, अदरवाइज है, उन सारी चीजों के लिए ना आपको स्मैडा में जाकर रजिस्ट्रेशन अपनी करवानी पड़ेगी, ठीक है ना, तब आप वो सारी जो फैसिलिटीज है वो इंजॉय कर है? पाएंगे। स्मैडा है क्या सर? स्मैडा स्मॉल एंड मीडियम मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी। हाँ कोई अथॉरिटी ऑफिस किधर है उसकी? ये इन्होंने किया हुआ है उसको, वैसे मैं अगर इस रिटर्न के रेफरेंस से देखूं ना तो उसकी जरूरत नहीं है आपको। इसको हम अगर थोड़ा शॉर्ट रखें ना सदर मोहतरम, मैं सिर्फ हम इसको देखेंगे सिर्फ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के रेफरेंस से ना, कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के रेफरेंस से क्या हमें उसकी जरूरत है, उसकी बिल्कुल कतई हमें जरूरत नहीं है। अदरवाइज उन्होंने कोई लोन फैसिलिटी लेनी है या अदरवाइज कोई किसी लॉ में उन्होंने फैसिलिटेट खुद को करवाना है तो आपने स्मैडा पे जाकर रजिस्ट्रेशन करानी है। अगर आप स्मैडा में रजिस्ट्रेशन करवा भी लेते हैं तो इनकम टैक्स में ये बेनिफिट लेने के लिए आपको फिर भी 181 फॉर्म में जाकर खुद को बतौर मैन्युफैक्चरर ऐड करना है, वो ठीक है, ठीक है। स्मैडा ये एक का सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा ब्रीफ कर वो हमजा साहब मेरे हैं उसमें, इसमें बाद में रखते हैं इसको ना, स्मैडा की रजिस्ट्रेशन को उसकी रिक्वायरमेंट को हम लेटर ऑन रखते हैं। क्या क्या चलो उसको उसको एंड पे लेते हैं। इसी सेशन में हम कल एट रखी लेते हैं। दी एंड कर लें। नेक्स्ट जी मेरा वैसे छोटा सा अगर मुझे ये मैंने देखी है कि पॉइंट पे अभी हमजा ये कह रहा था कि इसका जो डिक्लेरेशन है हाँ उसमें जो ये प्रोविजन जिन्होंने नोट डाउन की बड़ा अच्छा किया, जिसमें 154 भी नहीं है, 236 के भी नहीं है, सी भी नहीं है और इवन 235 भी नहीं है, 34 भी नहीं है। अच्छा ये अगर डिडक्शन क्लेम नहीं होंगी, फर्स्ट क्या हम किसी एक्सपोर्टर को लेते हैं जो बड़ा छोटा सा पैंतीस एक्सपोर्टर है, उसकी 10-12 करोड़ की हम समझते हैं कि वो उसकी सेल है, उसकी तरफ हम जाते हैं, तो क्या अगर ये फार्म में ये चीज़ें आएंगी नहीं तो मुझे एडजस्टेबल हो या एफटीआर में हो, मैंने उसका बेनिफिट कैसे लिया? अच्छा पहली दफा कल मैंने भी ये फॉर्म खोला तो एक रिटर्न भी मैंने कल फाइल की फॉर ट्रायल बेसिस, मैंने खुद से ना एक क्लाइंट की रिवाइज की, पहले से रिटर्न फाइल थी उसको मैंने रिवाइज करके इसमें डाल दी। उसमें 2 ऑप्शन है, एक मेन फॉर्म है आपका कंप्यूटेशन का, उसके ऊपर ही आपकी सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल है, एक्सपेंडिचर्स हैं और नेट इनकम है, उसी पे ही उसकी टोटल कैलकुलेशन आ जाती है। टर्नओवर बेस्ड टैक्स अगर आपने देना है वो भी उसी पे आ रहा है, अगर आप इनकम बेस्ड पे जा रहे हैं तो वो भी उसी पे आ रहा है। ऑप्शन आपने एट्रीब्यूट में जाके सिलेक्ट करनी है कि आपने इसको इनकम बेस्ड जाना है या आपने इसको एफटीआर में लेके जाना है, वहाँ से आप सिलेक्ट कर लें, उस हिसाब से अपनी आप कैलकुलेशन करेंगे। यानी अगर आप जा रहे हैं इनकम बेस्ड, आप अपनी सेल डालेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल डालेंगे, एक्सपेंडिचर डालेंगे, वो नेट इनकम निकाल के उस पर जो बनता है ना वो चार्ज कर देगा। अब उसमें कुछ डिडक्शन जो है ना वो स्पेसिफिकली एडजस्टेबल के टैब में दी गई हैं। एडजस्टेबल का एक बाकायदा एडजस्टेबल टैक्स का एक टैब मौजूद है, वहाँ कुछ लिमिटेड सी जो ऑप्शंस हैं वो दी गई हैं, मतलब 236 की डिडक्शन है उसमें, या इस तरह की कोई 1-2 छोटी डिडक्शन है। जो एक्सपोर्ट की डिडक्शन है वो उसमें नहीं है, जो यहाँ मेंशन्ड है ना ये बिल्कुल सही है, तो वहाँ एडजस्टेबल के कॉलम में ये चीज़ें नहीं हैं। लेकिन मेन पेज के ऊपर जहाँ टैक्स चार्जेबल निकलता है, टोटल टैक्स आपकी लायबिलिटी जो बनती है, उसके नीचे ही अदर्स का एक कॉलम है, वहाँ एक ऐड की ऑप्शन मौजूद है, ऐड का एक बटन है, वहाँ आप ऐड करें, उसमें आप अपनी कैटेगरी जो डिडक्शन आप उसमें फील करना चाह रहे हैं 154 की है, 235 की है, या अदरवाइज कोई भी आप उसमें 230C है, के है, 36C है या के है, वो उस पर ऐड कर सकते हैं। और वैल्यू देंगे, वो बस वैल्यू देनी है, वहाँ टैक्स आपने लिखना है और उसको वो क्रेडिट दे देगा। वहाँ को सेक्शन का लिखने उसमें मेंशन नहीं है सेक्शन, लेकिन आपके पास वो जब खुल जाता है तो आप उसमें नरेट कर सकते हैं कि ये डिडक्शन अंडर विच सेक्शन है। मतलब इसमें जैसे 3-4 डिडक्शन है आपकी, तो सबने आपने उसकी सेपरेट एंट्री आज देनी है साथ साथ। हाँ सेपरेट एंट्री देनी है, वो उसको सेव करनी है, इकट्ठी आ जाएगी। नहीं, वो आप लिस्ट अप करते जाएंगे नीचे। आप एक दफा आपने 236 ऐड कर लिया, 154 कर लिया, हर दफा आप ओपन करेंगे टैब को दोबारा, वहाँ ही है, वो मेन स्क्रीन के ऊपर है। आप उसने वो ऐड का बटन दबाया, उसमें वो आपके पास वो ऑप्शन खुल गई, उसमें आपने नरेट किया, उसको ओके किया, उसके आप बाद दोबारा फिर नहीं करेंगे। इसी तरह से वो मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास हैं कि आप वहाँ उसको फीड कर सकते हैं। इस हद तक कि स्पेसिफिकली वहाँ उसकी डिडक्शन ना फाइनल में 154 की है और ना एडजस्टेबल के कॉलम में है। इवन देन ये ऑप्शन जो है ये आपके लिए काफ़ी गुंजाइश पैदा कर देती है कि आप जो भी टैक्स डिडक्शन है वो वहाँ जाके क्लेम कर सकते हैं।
ये ऑप्शन वहाँ मौजूद है। अच्छा, ये जो पीरियड की कदगन है 3 साल वाली, हाँ जो ऑप्शन अवेल करते हैं, आपने पीटीआर कर ली या आपने इनकम बेस SME आप चले गए 114 शेड्यूल में आ गया। नहीं, उधर आ गए। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ ये 3 साल की जो कदगन है कि आपने 3 साल उसमें रहना है, हाँ फिर क्या उसी एक जो सेगमेंट आपने क्लिक किया मैंने उसी में रहना है, या 1 साल अगर मैं नहीं, इनकम बेस हूँ तो नेक्स्ट ईयर मैं पीटीआर में जा सकता हूँ? नहीं, ये देखिए ये कदगन, ये देखिए है कहाँ, ये देखिए ये है रूल 4 है, उसका सब रूल 2 है। ये कहता है कि ऑप्शन अंडर सब रूल 1 ऑफ दिस रूल, यानी जो फाइनल वाली है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर जो है, ये उसकी बात कर रहा है। शैल बी एक्सरसाइज्ड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एंड ऑप्शन वंस एक्सरसाइज शैल बी इररिवोकेबल फॉर 3 इयर्स। यानी आपने अगर वो फाइनल में ऑप्शन ले ली है ना, तो अब आप 3 साल तक रहेंगे, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज नहीं। तो वो आप अगर मतलब वो दूसरे साल आपकी वो टर्नओवर ऊपर चला जाता है तो वो बाहर आ जाएगा, तो तीसरे साल नीचे आ जाता है तो फिर उसमें नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। एक दफा निकल गए तो फिर तो दोबारा एक्सरसाइज करेंगे ना। इसका मतलब दोबारा फिक्स फिर टैक्स के यानी लिए फिर तीसरे साल वो अगर आ जाता है फिर उसमें टर्नओवर हाँ। नीचे आ जाता है, तो फिर वो नए सिरे से बिल्कुल नए सिरे से होगा। वहाँ से 3 साल फिर शुरू होंगे। जी बिल्कुल वहाँ से। लेकिन FTR के लिए जो है 3 साल रहेगी। क्यों सर? टर्नओवर वंस आपने FTR में खुद को अगर ऑप्ट करना है, वंस अगर आपने FTR में खुद को ऑप्शन कर लिया, ऑप्शन ले लिया है, और उसके बाद उस साल में आपकी 250 मिलियन से कम की सेल है, नेक्स्ट ईयर भी है, उससे अगले साल भी है, तो देन आप FTR में ही रहेंगे, उसको नॉर्मल इनकम पे आप नहीं ले जा सकेंगे। लेकिन में भी अगर ऊपर चली जाती है FTR में वो तो फिर ऑटोमेटिकली निकलेगी ना, वो तो उसकी डेफिनेशन में लिखा है ना, वो तो वहाँ मेंशन्ड है, 100E में मेंशन्ड है। वो 100E आप देखें ना, ये देखें पहले पेज पे। अच्छा हम सर इसमें एक कंफ्यूजन थोड़ी सी है, ये थोड़ी सी क्लियर करें। ये जो है ना रूल आपने 4 के बाद ये जो 6 में एक्सपोर्टर की कैटेगरी है, हाँ। इसमें जो वर्डिंग है ना वो ये है, द रेट ऑफ टैक्स रिडक्शन ऑन एक्सपोर्ट अंडर सेक्शन 154 शैल बी रिड्यूस्ड टू 0.25 और 0.5 जो कैटेगरी 4 में दी हुई है उन्हें उस हिसाब से। इसका मतलब है शैल बी का मतलब क्या हो गया कि ये लाजमी तौर पे ये बैंक में अब 154 भी 2 रेट्स के ऊपर चला जाएगा जो स्मेटा का रजिस्टर्ड है। बेसिकली ये जो इधर ये नरेशन है ना, ये बेसिकली एक हमने एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अच्छा, जो एक्चुअल वर्डिंग ये है वो नहीं है आपने ये जो- नहीं अच्छा, एक्चुअल नहीं दी। अच्छा हमने यहाँ जो है ना, इससे तो जो ये इसका रूल है, हाँ ये मैं रूल पढ़ता हूँ, ये मैं ना मैं यहाँ एक्सपोर्टर का होती है ना ये मैं हाँ ये वो देखिए। पढ़ो जरा वो की कहना है। रूल 6 है 14 शेड्यूल का। द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स ऑफ SMEs shall be subject to tax as per rates prescribed in rule 4. 4 वो आगे दो रेट 10.25 एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, इसको जरा वर्डिंग के साथ जरा रैकेप देखें। अच्छा, द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स ऑफ SMEs shall be subject to tax, shall be subject to tax, not to withholding tax. अच्छा ठीक है ना, ठीक। जो बैंकों से मुतल्लक है वो है 154 फॉर द पर्पस ऑफ विदहोल्डिंग। ठीक है ना, यहाँ ये सब्जेक्ट टू टैक्स है एज पर रेट प्रेस्क्राइब्ड इन रूल 4 अंडर फाइनल टैक्स रिजीम, यानी वो फाइनल टैक्स रिजीम में भी रहेंगे और इस ये जो यहाँ रेट्स प्रोवाइडेड हैं रूल 4 के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, वो उन पे अप्लाई करेंगे। जो आपकी बात है ना कि बैंक में वो रेट कम हो जाने चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। मैं इसमें इसमें इंटीमेशन रजिस्टर्ड होने के बाद इंटीमेशन टू बैंक कर सकते हो आप। अच्छा, बैंक मैं की उसका फायदा कोई जो नहीं है आप ना। पूछना चाह रहे हैं ना वो एक्चुअली ये है कि क्या बैंक हमारी डिडक्शन कम रेट से करेगा कि नहीं करेगा, या हमने उसको कहना है कि कम रेट से करे या ना करे। Certificate- एक्चुअली ये बात है, यही पूछना चाह रहे हैं ना। देखें, आपकी पिछले साल में आपने 2024 में अगर किसी की इसमें SME में लेके जाना है तो आपने आफ्टर क्लोजर ऑफ टैक्स ईयर उसकी टोटल डिडक्शन या उसकी टोटल एक्सपोर्ट देखी और टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न पे आपने उसको ऑप्ट किया। पहली बात तो ये है कि वो 1% पे टैक्स उसका कट गया हुआ है, अब उसको आपने यहाँ खुद से बतौर फाइनल टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर रिटर्न में जाके SME में जाके उसको डिक्लेयर कर दिया। पहली बात तो ये है, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आपका विदहोल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 154 फॉर SME बैंक भी उस रेट से काटे जो रेट यहाँ प्रोवाइडेड है। पहली बात तो ये है कि ये इस हद तक एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी बात, बैंक आपका टैक्स रेट 0.25% से अगर काटना स्टार्ट करता है जुलाई में
और ड्यूरिंग द पीरियड वो देखता है कि अब इसका जो टर्नओवर है ये 100 मिलियन से ज़्यादा होगी, बैंक इसको क्या मॉनिटर करेगा, पहली बात। दूसरी, अगर वो मॉनिटर करे भी तो जब वो बढ़ गया तो अब उसका रेट 0.25% से 0.5% पे चला गया, तो क्या वो डिफरेंस भी बैंक बाद में उस पर डिडक्ट करेगा? ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। हाँ, ऐसी कोई बात है नहीं। दूसरा, इसमें जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो ये है कि आप कमिश्नर को जाके ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस टर्नओवर या आपके करंट टर्नओवर में आप कमिश्नर साहब को या कमिश्नर साहब को जाके 159 में फॉर द लोअर रेट सर्टिफिकेट ऑफ एग्जम्पशन अप्लाई करें। उसकी रिक्वायरमेंट्स अगर वो उसको मीट करें आप और उस कैटेगरी पे पूरा उतर जाए तो बैंक को फिर वो आप एग्जम्पशन सर्टिफिकेट या लोअर रेट सर्टिफिकेट। अच्छा, बस उसमें गुजारिश है कि ये विद होल्डिंग टैक्स नहीं, ये विद होल्डिंग टैक्स बस नहीं। इतनी सी बात है, ये विद होल्डिंग टैक्स नहीं है। अगर विद होल्डिंग टैक्स हो तो फिर हम बैंक को पाबंद कर बिल्कुल सही है, या हम कोई लोअर रेट का सर्टिफिकेट बिल्कुल है, ऐसे ही। यहाँ पे ये चार्जेबिलिटी, ये चार्जेबल की बात, ये चार्जेबिलिटी की बात, चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्स है। हाँ, ये ठीक है। 0.25 इसका इट हैज नथिंग टू डू विद द बैंक। बिल्कुल वैसे भी वो कन्फाइंड है अंडर सेक्शन 159। अगर आपने जाना है तो वहाँ सेक्शन मौजूद है। किस किस का आपने लो वो ये 14 शेड्यूल में फॉल नहीं करता। डिडक्शन ऐसे ही रहनी है। डिडक्शन ऐसे ही होगी। डिडक्शन 2% ही होगी विद होल्डिंग की, जो बैंक वाले कर रहे हैं। अब डिडक्शन जो है वो अंडर 154 भी हो रही है, 147 भी हो रही है, दोनों चलेंगी। डिडक्शन उसी तरह होंगी। दोनों अच्छा, चलेंगे ना। second- अगर ये पैटर्न फॉलो किया जाए तो फिर अंडर 154 दिल्ली साहब की जो एस्टिमेटर रजिस्ट्रेशन के बाद जो इसको ऑप्ट करता है उसके लिए मैंडेटरी है कि वो सिंपलीफाइड यही रिटर्न फाइल कर सकता है। अच्छा, अभी तो वो ऑप्शन 114 नहीं एक विच नहीं जा सकता रेगुलर। अच्छा, रिटर्न तो ये भी 114 एक में ही है। हाँ, ठीक है ना, सिर्फ रिटर्न के फॉर्मेट का फर्क है। अच्छा। अभी जो अवेलेबल है पोर्टल पे वो यही है। सर अगर वैसे avail होना करना- इस तरह नहीं चाहिए। अगर अवेल करना तो वही वाला नहीं अच्छा, होना ऐसे नहीं चाहिए। दूसरे फॉर्मेट के अंदर वो ऑप्शन ही नहीं है। देखिए मेरी बात नहीं, सर, एक नहीं, ऐसा नहीं। देखिए मेरी बात सुनो। हाँ, इस एक स्पेसिफिक जो भी रूल्स बने और स्पेसिफिक लॉ इंट्रोड्यूस कराया गया, उसके लिए एक अलहदा फॉर्म दे दिया गया। देखिए वो फॉर्म जो है अच्छा। वो फॉर्म मुकम्मल है या नहीं मुकम्मल, उस फॉर्म में जो मैंने पहले ये सवाल किया बिल्कुल था ना, सही है, बिल्कुल कि सही है। 153 या 236 के आपने कहा अदर्स में जाके वो सारे ऐड हो सकते हैं। अगर अदर्स की ऑप्शन ना होती तो मैं समझता हूँ वो सारे लोग जो अपनी डिडक्शन उन सेक्शन में लेना चाहते हैं जहाँ इसका जिक्र ही नहीं है तो वो तो वेल ही नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम अदर्स में जाके ऐड कर लें इसका फॉर्म यही रहेगा। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, ये डिडक्शन की हद तक तो काम चल जाएगा। अच्छा साहब, चेयरमैन साहब, सर सारी सेक्शन एडजस्टेबल जो ऑलमोस्ट मिसिंग है सारी देखें देखें जहाँ आपकी अदर इनकम आ जाती है, मिसाल के तौर पे एक बंदा मैन्युफैक्चरर है, उसके पास कोई अदर इनकम भी आ रही है, आपका बिजनेस का ही बैंक प्रॉफिट भी आ रहा हो, बिजनेस से ही आपको बिजनेस से ही रेंटल इनकम बिजनेस एसेट से आ रही हो, तो वो भी तो आपने डिक्लेयर करनी है ना। ये फॉर्म उस रेफरेंस से इनकम होगी। अच्छा, इसमें मैं एक चीज फॉर्म ऐड करूँ। complete नहीं है। लेकिन ये उस बात रेफरेंस से अगर जाएंगे तो फिर बड़ा सिंपल ये है कि वो बंदा जो अदर सोर्स ऑफ इनकम रखता है तो वो ये पॉलिसी ही अवेल नहीं कर सकता। सर क्यों नहीं कर सकता? मेरी राय में सर ये रूल 9 जो है ना वो ये कहता है कि सारी अप्लाई ये देखिए सर जी, जो आपने हमें कानून पढ़ाया ना अभी, उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जी ये सिर्फ और सिर्फ टर्नओवर बेस्ड एक उन्होंने दी है प्रोविजन, और इसमें कहीं नहीं लिखा कि अदर सोर्स इनकम जो है वो अगर किसी की होगी वो इसमें फॉल नहीं करेगा। ये सिर्फ एक्सपोर्ट के हवाले से है। तो मेरा और यहाँ पे ये भी नहीं लिखा कि जी आप 114 की नॉर्मल रिटर्न खोल के लिए उसमें क्या प्रोविजंस 0.25 0.7 जो 0.50 ये टैक्स प्रोविजंस नहीं है उसमें। नहीं, ये तो कहीं देनी भी नहीं है। 114 में ये तो हमने फील्ड भी नहीं कर दी। ये FTR में अगर आते हैं तो इसकी रिटर्न उसमें अच्छा, मैं मेंशन इसमें तो करना है ना आपने वो। अच्छा, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल सदर मोहतरम, इसमें जैसे पहले कहा कि दो तरह नहीं के है। ऑप्शंस हैं। हाँ जी। दो ऑप्शंस हैं। नंबर 1 है कि आपने अपनी इनकम डिक्लेयर करनी है, ठीक है ना। इनकम में अगर आपकी सेल है 10 करोड़ और उस पर आप कोई आमदन बना रहे हैं तो उस पर आपको टैक्स लगेगा 7.5%। अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से बढ़ जाए और 25 करोड़ तक चली गई तो आप जो इनकम डिक्लेयर करेंगे उस पर आपको 15% टैक्स देना है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ठीक है ना।
अब ये है एक स्पेसिफिक आपके लिए ऑप्शन अंडर सर्टेन रूल्स, अंडर सर्टेन सर्कल, उस सर्कल के अंदर रहते हुए। सही। और ये जो इनकम है ये वो एसएमई बिजनेस से बिजनेस इनकम की हद तक है जिस पे आपने ये टैक्स दिया। अच्छा, वही एसएमई बिजनेस अगर उसने कोई अदर इनकम भी कमाई है, उसने कोई कैपिटल एसेट बेच दिया है, उस पे उसको आमदन आ गई, उसने कोई रेंटल इनकम कमा ली है, तो क्या वो रेंटल इनकम इस रेट पे टैक्स नहीं होगी? ये एक एम्बिग्विटी है। ये एक एम्बिग्विटी है। हालांकि हाँ, आप वो देखें कि उसका रेट ज्यादा है, वो चले जाएगी दूसरी तरफ, इसका मतलब है ये बंदा इस बुनियाद पे यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एक मैं यहाँ बात ऐड करूँ, आप कोई एक फॉर्म फाइल कर लें, कोई एक 114 का, या वो जो हम वो जो फार्मर के फार्म वाले लोग करते हैं, ठीक है जी, कोई एक फॉर्म हम फाइल कर देते हैं तो आपको दूसरा फॉर्म फाइल नहीं देना, एक फॉर्म फाइल होना है। वो बात आपकी अपनी बिल्कुल बजाय है। ये यहाँ आपको एक सेपरेट, जैसे सेपरेट ब्लॉक है ना, यहाँ एक सेपरेट ब्लॉक बना दिया गया है आपकी एक इनकम का। अब उस इनकम के साथ अगर कोई अदर इनकम है, जो कि करंट रूल है कि किसी की प्रॉपर्टी इनकम है, उस प्रॉपर्टी इनकम ने भी क्लब हो जाना है, सैलरी इनकम ने भी आके क्लब हो जाना है, अदरवाइज कोई इनकम है उसने भी आके क्लब हो जाना है। अगर इसके साथ क्लब हो, मिसाल के तौर पे अगर इसके साथ वो क्लब हो इनकम, तो वो तो 15% या 7.5% में टैक्स नहीं हो सकती ना। तो अब क्या ये फिर ऑप्शन उसके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, निकल जाएगा वो इससे? यहाँ एक एम्बिग्विटी है। ये मैं वैसे इसको एक्सेप्ट नहीं करता, नहीं मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, मेरे साथ ये एम्बिग्विटी है, इस पे ये क्लैरिटी। उसकी वजह मैं गुजारिश करूँ, इसमें एक क्लैरिटी है फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन ओनली कि देखें ये एक सेपरेट ब्लॉक है, जैसे रेंटल इनकम पहले सेपरेट ब्लॉक में थी, उसके लिए अलग से रेट्स मेंशन्ड है। अदरवाइज कोई भी इनकम थी वो अलग रेट से टैक्स हो रही थी, और प्रॉपर्टी इनकम को अलग से, या कोई भी सेपरेट ब्लॉक की इनकम जो है वो अलग रेट से टैक्स हो रही थी। यहाँ एक सेपरेट ब्लॉक क्या ये नहीं है? अगर कोई अदरवाइज इनकम है तो उस इनकम को अदरवाइज जो शेड्यूल 1 के रेट्स हैं उस पर टैक्स होना चाहिए, और इस इनकम को जो एसएमई की इनकम है ना उसको इन रिस्पेक्ट का टैक्स नहीं होना चाहिए। एक थोड़ा सा ऐड कर दूं, काफी देर से। अच्छा, इसमें एक चीज तो जो मेरे ज़हन में भी पहले वो चल रही थी एक्सपोर्टर के हवाले से, उसको तो मेरा ख्याल है एक्सपोर्टर का तो कोई दिक्कत नहीं है। इमरान साहब के भी क्वेश्चन से विद होल्डिंग के बारे में तो हम यही सोच रहे थे कि ये सिर्फ एक्सपोर्ट इनकम है, लेकिन दोबारा मैंने पढ़ा ये तो टर्नओवर टैक्स है, इसमें लोकल आपकी भी हो सकती है, एक्सपोर्ट भी हो सकती है। और फिर आपने दूसरी बात आ गई कि जी वो अदर सोर्स इनकम जिसमें रेंटल इनकम है, जिसमें आपकी ईओपी शेयर फ्रॉम ईओपी है, तो वो एज अ मैन्युफैक्चरर तो नहीं आ रही, लिहाजा वो इस एम्बिट में फॉल नहीं करेगी। अच्छा, यहाँ इसी नुक्ते पे मुझे एक बात, अभी फिर जो फॉर्म है ना ये आप इसको देखें, इसमें सेपरेट ब्लॉक में अंडर फाइनल टैक्स रजीम 7B अप टू 5 मिलियन का कॉलम मौजूद है, और अबव 5 मिलियन उसको अदर्स के कॉलम में बतौर टैक्सेबल भी डाला गया है। ठीक है ना, सिर्फ एक सिंगल कॉलम है उसी का। अदर के ना, अदर सोर्स के कॉलम में सिर्फ एक सिंगल हेड मौजूद है, बैंक प्रॉफिट अबव 5 मिलियन, एक्सीडिंग 5 मिलियन। आप वो देखिए अदर में चला गया ना, तो वो फिर इसमें क्यों है? अच्छा, मुझे एक सवाल का एक बाकी नहीं है वो सर क्यों, वो क्या करती है बात? आप मुझे एक सवाल वो का, मेरी बात सुनिए सर, ठहरे एक मिनट ठहरे। जो 5 मिलियन से बैंक प्रॉफिट इंक्रीज करेगा उसका सेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है, वो 7B में नहीं रहता, वो 39 में चला जाएगा। मैं थोड़ा ऐड करूँ सर, देखिए, अगर आप किसी ऐसे नॉन रेजिडेंट की रिटर्न, वो जो ओरिजिन पाकिस्तान है लेकिन पाकिस्तान के सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो अलहदा फॉर्म दिया गया है। अब उस फॉर्म को जब खोलें तो उसमें कोई और इवन बैंक प्रॉफिट ऐड करने की प्रोविजन मौजूद नहीं है, तो क्या मतलब फिर उसमें लाएंगे? देखिए, वहाँ सवाल क्या है कि अगर आपका कोई और सोर्स है तो यू हैव टू फाइल अ नॉर्मल इनकम रिटर्न, यू आर नॉट लीगली, मतलब ये जो बात सिंपल सी बात है सर, ये जो बात आप मैं उधर आ रहा हूँ। देखिए, बात ये है कि ये एक जो एक स्पेशल लॉ जब भी बनते हैं ना,
तो किसी न किसी को कैटेगराइज करके बनते हैं, और जिस चीज को कैटेगराइज किया जाता है ना उसी हद तक वो होते हैं, जो मैं समझता हूँ। स्पेशल लॉज जब भी कभी आए हैं ना, किसी कमोडिटी पे आ जाएं, किसी प्रोडक्ट पे आ जाएं, किसी स्पेशल सेगमेंट सेक्टर वाइज आ जाएं, तो वो उसी के हद तक होते हैं, उससे बियॉन्ड नहीं होते। अब यहाँ देखिए वो क्या कर रहे हैं कि टर्नओवर को ऐसे केसेस जो बड़े छोटे हैं और उनका एक ही बिजनेस है कि वहां से आमदन आ रही है, बस सिंपल। अगर आप समझें कि मेरे सारी चीजें जो है ना और भी, और प्लस मैं रहता हूँ जनाब 25 करोड़ तक, ठीक है, तो इसके अंदर चला जाऊं तो मेरा नहीं ख्याल सर जी ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। अच्छा ऐसे अच्छा ये इसमें बड़ी सारी ambiguity है। सिंपल मेरी सारी थोड़ा सा उलझ गया मामला। तो मैं एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन मांग लो। सवाल, मैं एक बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं आप जनाब उनके साथ कुछ साहब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग जो हुई है ना उसमें ये है कि ये जो फॉर्म्स है ना 114(1) या सैलरी इंडिविजुअल का भी फॉर्म है एक हमारे पास, तो किसी की सिर्फ सैलरी इनकम है तो वो उसमें जाके कर सकता है, अगर कोर इनकम नहीं है तो वो, अगर कोर इनकम है तो वो 114(1) में भी जाके कर सकता है। इसकी तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बोर्ड की तरफ से भी लॉ में भी कोई नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ अपने हेड्स बताने हैं कि जी कहाँ कहाँ से आपको इनकम आती है। अब ये जो आपने सारा अभी SME बेस्ड जो भी पढ़ा है, मेरी जो समझ में आया है कि ये आपका जो टर्नओवर है लोकल या एक्सपोर्ट जो भी आपके पास आ रहा है उस हद तक तो ये SME में आ गया। अब अगर आपके अदर सोर्स इनकम आ रही है, फर्ज करें रेंटल दैट इज नॉट आउट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, AOP शेयर फ्रॉम AOP दैट इज नॉट आउट ऑफ फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट ऑन डेट, डिविडेंड या एनी अदर सोर्स इनकम, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुन लीजिएगा। अच्छा ये मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इनकम नहीं है, लिहाजा वो इसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। ये सिर्फ आपकी मैन्युफैक्चरिंग की हद तक है कि वहाँ से आप जो इनकम ले रहे हैं या टर्नओवर आ रही है आपकी, वो इसमें फॉल करती है कि नहीं करती, और रजिस्ट्रेशन रूल्स के मुताबिक जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो आपने पूरी की है कि नहीं की। और आप अगर तो वो 114(1) में भी ये SME बेस्ड रेट्स या जो भी इन्होंने प्रोविजंस है मौजूद हैं, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म करने के बजाय आप वो भी फाइल कर देंगे। अच्छा ठहरे बात नहीं, ठहरे इसमें देखें सर ये इसमें ना जो फॉर्म है ना जी, फॉर्म के अंदर कुछ चीजें बड़ी, यही एम्बिग्विटी है, इसको समझने की जरूरत है। फॉर्म में आप जाए ना फाइनल एंड टैक्स फिक्स नहीं, अगर तो ये लीगली उन्होंने बाउंड किया तो फिर वो 59(a) के हिसाब से ठहरे फॉर्म जो है ना, फॉर्म मैं जो कहना चाह रहा है ना, के तहत SME जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो फॉर्म ही रहता है यार इमरान भाई, जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना वो ये है कि वो जो एक नॉर्मल रिटर्न का फॉर्म है, कंप्लीट फॉर्म जिसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं, उसी में एट्रीब्यूट के कॉलम में जाके ना, तो ये भी एक ऑप्शन अगर ऐड कर दी जाए, ठीक है, कि वहां से आप सिलेक्ट कर लें कि आपने इसको 259(a) में लेके जाना है या नॉर्मल रिटर्न फाइल करनी है, वहां एक ऑप्शन आ जाए तो देन वो फॉर्म उसको उस हिसाब से कंप्लीट किया जाए। ऑप्शन नहीं है। नहीं अच्छा ठहरे सर ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पहले पेज पे प्रेजेंटेशन अच्छा इसमें ना तफहीम भाई जरा गौर करें आप, मैं एक चीज आपको वर्डिंग कोई है सेम पढ़ो जी। अच्छा एक मिनट आप उन्होंने पढ़ लें तो पहले। अच्छा ये ना तफहीम भाई जरा गौर करें इस बात में ना, मैं जरा आपकी तवज्जो दिलाता हूँ इसमें कि जो वहाँ एक ऑप्शन दिया ना फिक्स्ड एंड फाइनल वाली, उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने रखी हुई हैं। यार ये डिविडेंड की इनकम वहाँ डाली हुई है, उसका कॉलम वहाँ मौजूद है। 37(1)(a) इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो इनकम आ रही है वो भी वहाँ मौजूद है, उसका कॉलम प्रॉपर जैसे नॉर्मल रिटर्न में है वो यहाँ भी मौजूद है। 7(b) का कॉलम वहाँ मौजूद है। सिक्योरिटीज पे कैपिटल गेन का कॉलम भी वहाँ मौजूद है, ठीक है ना। अब 7(b) जो है 5 मिलियन तक जो बैंक प्रॉफिट जो फाइनल में जाएगा वो वहाँ मौजूद है फाइनल के अंदर, और अदर इनकम के टैब में सिर्फ और सिर्फ यही बैंक प्रॉफिट अबव 5 मिलियन का कॉलम मौजूद है, सिंगल कॉलम। उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसमें कोई ऐड डाउन कर दें, उसमें कोई ऑप्शन मजीद ले लें, कोई मजीद इनकम उसमें ऐड करें, ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं है। अब देखें एक तरफ आप अदर इनकम में उसको तो दे रहे हैं बैंक प्रॉफिट को, तो उसके साथ आप रेंटल इनकम को क्यों नहीं ऐड कर रहे? आप उसके साथ अदर इनकम को क्यों नहीं ऐड कर रहे? आपने कोई कैपिटल एसेट बेचा है तो जो कैपिटल गेन फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस इनकम है
वो बिजनेस इनकम है ना आपका, जो आपने डेप्रिसिएशन वाला कोई एसेट बेच दिया उस पर कोई इनकम आई तो वो टैक्सेबल इनकम है, ठीक है ना, वो भी आपको उसमें देना चाहिए। ये सारी चीजें उसमें नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ एक कैटेगरी बैंक प्रॉफिट की दी गई हुई अदर 39 के अंदर, तो 39 की दीगर आइटम्स भी तो वहां देनी चाहिए ना। एग्रीकल्चरल इनकम का वहां कोई कॉलम नहीं है, वो आप कहाँ डिक्लेयर करेंगे? अब इसकी बुनियाद पे क्या बंदा डिस्क्वालीफाई करेगा या ये फार्म की गलती है? ये है एक्चुअली चीज समझने वाली। जी फहीम साहब, इसमें आपको बात समझने वाली ये है कि क्या ये फार्म की गलती है या इस वजह से वो डिस्क्वालीफाई कर देगा कि इन इनकमों के अलावा अगर कोई इनकम आ रही है तो उसमें क्वालिफाई नहीं करेगा। एक्चुअली ना इसमें ये चीज देखने वाली है सर, अगर मैं इसमें कमेंट करूं, ये चीज देखने वाली है कि स्मैडा एसएमई का एक स्पेशल रिटर्न उन्होंने दिया जो अभी हमने डिस्कस किया, क्या वो सबमिट करने के बाद हम नॉर्मल 114 के रिटर्न फाइल कर सकते हैं? नहीं जा सकते। नहीं, मेरा ख्याल है नहीं जा सेंस नहीं मानती। अगर नहीं कर सकते तो फिर ये दिखावा हमने कीजिए। साहब फाइनल कंक्लूजन दे हैं कि स्मेटा में जाना ठहर चाहिए। जा यार, एक मिनट ठहर जा, तेनू पूरी काली पै गई। फाइनल दसो। अच्छा हमने बड़ी साहब काली है, ठहर जा कर। मेरी बात सुनिए, तो ठहर जा, चुप। बात में हम झगड़ रहे हैं, हमने साहब बात सर small and medium enterprises means हाँ। a person who is engaged in manufacturing, बिल्कुल। who is engaged in manufacturing as defined in class FLAW subsection FLAW section FLAW, and his business turnover in a tax year does not exceed 250 million rupees. किसी और सोर्स की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, भले नहीं है। जिस बात आप जिस पे फोकस कर रहे हैं ना, मैं ऐड करता हूँ, कुछ बिजनेसमैन हाँ। बैंक का साथ साथ उन्होंने एक ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਗਾ ਦੇਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ पंजाबी ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜ਼रूर, वहां से बैंक प्रॉफिट आता है। मैंने मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन आज तक देखी हैं, उनका बैंक प्रॉफिट का मामला आ रहा है, वो पर्पस भी रखा गया है कि अगर वो हो तो ये डिबार ना हो जाए उससे। मेरी राय में बड़ा कन्फाइन मैं अपनी इस राय पे कि ये सिर्फ और सिर्फ जो सिंपली मैन्युफैक्चरर्स हैं और उनका टर्नओवर जो है वो 25-250 मिलियन से कम है। मतलब सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम है उनका। मेरा ख्याल है तफहीम साहब जो मैं गुजारिश कीती है ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ सैंतीस किधर जाएगा? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? वो भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मौजूद है। 37(1) का इमूवेबल प्रॉपर्टी के गेन का टैक्स वहां मौजूद है। तो मौजूद होना है ना, ड्यूरिंग ईयर ही अगर वो कर देता है डिस्पोज ऑफ तो साल के उन्हें हिसाब नहीं दिखाना। और मेरी जान है उसी सर बिजनेस सर बात चेयरमैन साहब, वो चेयरमैन साहब चीजें हैं तफहीम साहब, मैं बिल्कुल तफहीम साहब की बात से मुत्तफिक करता हूँ, चेयरमैन साहब की बात से मुत्तफिक नहीं करता, क्योंकि ऐसी कोई बात होती तो वहाँ पे बकायदा लिख दिया जाता, ठीक है। अगर वहाँ पे नहीं लिखा अदर सोर्स ऑफ इनकम के बारे में, तो इसका मतलब ये है कि वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसको। देखिए फॉर्म जो और है ना, फॉर्म में ग्लिचेस मौजूद हैं, हाँ। ये बात की जा सकती है। देखिए कानून जो है ना, कानून वो है 14 शेड्यूल, उसमें रूल्स हैं, 100 इज उसका मेन कानून है और रूल्स हैं। हम देखेंगे रूल्स पे और कानून पे, फॉर्म में कोई ग्लिच है, वो कमी पेशी है तो वो रूल पे या उसको कानून को डिस्टर्ब नहीं करेगी। फॉर्म में जो बात है, अगर अदर सोर्स इनकम में इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन होती है तो 7B पे देते, या वो 37 का कह रहे हैं वो भी है, वो क्यों देते? तो इट मींस के फॉर्म में ग्लिचेस हैं, कानून में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि मैन्युफैक्चरर अपने अदर सोर्स से, हाँ अगर दूसरा अदर सोर्स भी उसका मैन्युफैक्चरिंग है और वो क्लब होगी उसकी वो लिमिट टर्नओवर के ऊपर जा रही है तो वो एक बात है। अच्छा वही बंदा बतौर मैन्युफैक्चरर भी है, उसको कहीं से यूपी का शेयर भी आ रहा है, वो कहाँ डिक्लेयर करें? वही ये वो तो ग्लिच है ना। ये ग्लिच है ना। इसमें मेरा ख्याल है एसएमई की जो स्पेशल रिटर्न को हम फाइल कर लेंगे अगर ये बड़ा अच्छा चेयरमैन साहब, बहुत मजेदारी है। सर ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜੇ ਅਗਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਛੋਟੀ ਸਾਰੀ। अच्छा लंबा चौड़ा काम तो नहीं एक है। जो मैं गुजारिश करना चाह रहा हूं सीधे से रिकमेंडेशन चलनी चाहिए उस्मान सर बिल्कुल आप ये ठीक कह रहे रहते हैं। ते साडी क्लैरिफिकेशन मंगनी चाहिए ना सर जिन्हें ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚੌਂਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਬਲਾਕ ਇਨਕਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਨਾਰਮਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਰੂਲਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਟੈਕਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਟੈਕਸ ਰੇਟਸ ਨੇ, लेकिन ਉਹਦਾ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। सर आप इट मींस कि 2 रिटर्न्स जाएंगे। ਨਹੀਂ 2 ਰਿਟਰਨਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। अच्छा वैसे एडजस्टेबल जी ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ एक ਕੀਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈ टर्नओवर की डेफिनेशन है आपके पास? हम जैसा टर्नओवर की डेफिनेशन टर्नओवर की हम डेफिनेशन जैसा नहीं सर, बहुत कम है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। बीबी साहब मेरी बात सुने। बीबी साहब मेरी बात सुने। बीबी साहब मेरी बात सुने। दो तरह हैं लेकिन ये ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੰਮ है बीबी साहब मेरी बात सुने। वो जो आप एक्चुअली अमजद साहब को बता रहे हैं ना, मेरी प्लीज मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे कहूँगा। डिडक्शंस के सेक्शन मौजूद है, यहाँ पे बहस ये हो रही है कि आया दूसरी इनकम हम उस फॉर्मेट के अंदर पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। डिडक्शंस के सेक्शन तो है लेकिन दूसरी इनकम यहाँ इसके अंदर फीड करने की ऑप्शन नहीं है सिवाय प्रॉफिट और नेट के। एडजस्टमेंट दे आने एडजस्टमेंट के कॉलम है, सर टैक्स अगर इनकम फ्रॉम एओपी है ਇਹਦੇ नहीं है ना, सिर्फ प्रॉफिट और नेट की ऑप्शन बताई है मैंने। से इंडिविजुअल की कैटेगरी ਦੇ ਵਿੱਚ सर ਵੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ इंडिविजुअल भी तो कर सकते हम सब एक मिनट से एससीपी साहब चलो सर एक मिनट जी, एससीपी साहब आप क्या कह रहे हैं? रिवाइज खोली थी ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਥ स्टेटमेंट नहीं आती, लेकिन ओरिजिनल ਦੇ ਨਾਲ वैल्थ स्टेटमेंट वहाँ पे है। मेरा अपना ख्याल है कि वहाँ पे जितनी भी आपकी 236 सी के सब की इकट्ठी डालनी है आपको, वो अलग बात है, बाद में आपको अलग प्रूव करना है। प्रॉपर्टी तो लिखी है मिसिंग की। एक एग्जांपल देता हूं मैं सर, फॉर एग्जांपल एक मतलब माइक ले रही है यार। बंदा है जिसने प्रॉपर्टी सेल की है और वो 4-5 इयर्स की इन बिटवीन की है, कैपिटल अब उसका कैपिटल गेन का टैक्स और है और उसकी जो 236 सी की एडजस्टमेंट है वो और है। नॉर्मल रिटर्न हम फाइल करते हैं तो वो 236 सी का क्रेडिट हमें दे के बाकी टैक्स निकालता है। इस रिटर्न में हम सीख इसमें कैपिटल गेन का कॉलम है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, कैपिटल गेन का कॉलम है। इसमें वो separate करेगा, practically आपको पता है, वो separate करेगा, इसलिए सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस की हद तक रहना, ये मेरी तो यार मैं कब कह रहा हूँ कि ना रहे, इसमें देखे ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਫਾਰਮ ਚ ਪਾਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ सर इसमें एक ना बंदा मेरा business मेरा कर रहा है। एक ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ क्लैरिफिकेशन ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਣਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਗਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਓਗੇ। चेयरमैन साहब एसपीपी साहब वीडियो साहब एक सेकंड, मैं थोड़ी सी ना इसमें टर्नओवर बेस्ड है ये सारी, ये डेफिनेशन निकाली है सर, जो सिर्फ इनकम टैक्स turnover ऑर्डिनेंस based में नहीं है है। टर्नओवर की, शायद इसमें को हमें हेल्प मिल जाए। ये डेफिनेशन मैं पढ़ देता हूँ, ये लिखा हुआ टर्नओवर मींस द ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू recognized in the profit and loss account from the sale, supply or distribution of goods or on account of services rendered or both by a company during a financial year. ठीक है, यानी जो भी रेवेन्यू आया उसके पास किसी भी मद में बिजनेस बिजनेस अफेयर से बिजनेस एक्सप्लेन कर दिया कि रेवेन्यू कौन सा रेवेन्यू कौन सा बिजनेस अफेयर से ना, सारे रेवेन्यू बिजनेस अफेयर से इसमें आ गया सप्लाई, इसमें अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉग्नाइज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द सेल, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और ऑन अकाउंट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड और बोथ। सर्विसेज आ गई, सेल और सप्लाई आ गई, ठीक है जी। अब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आप अदर सोर्स इनकम है वो भी तो उसी में डाल के आप टर्नओवर में डाल के प्रॉफिट निकालते हैं, उसको कैसे रखते हैं? देखें जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है वो हैं कौन कौन से, हाँ, वो हैं कौन कौन से ये देखते ना पहले। एक तो आपका जो बैंक प्रॉफिट है वो अदर सोर्स ऑफ इनकम है, उसके अलावा कोई आपकी कहीं से भी कोई अदरवाइज बिजनेस अफेयर्स के अलावा आपकी कहीं से कोई इनकम आई है तो वो अदर सोर्स ऑफ इनकम है। 39 सेक्शन के अंदर जो भी डाल जाएगा वो उसी में लंबी सारी लिस्ट है, लंबी सारी लिस्ट है। अब एक बंदा अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो क्या उस पर कदरन है तो उसको कहीं से बैंक प्रॉफिट नहीं आ सकता, उसको कहीं से शेयर ऑफ एओपी नहीं आ सकता, ਭਾਈ ਜੀ ਕਦੋਂ ਕੱਢ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ तो भाईजान वो ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ हैं, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ नहीं करता है, ऐसा नहीं है, ये नहीं है ऐसे थोड़ा सा डिफरेंस है तो फिर सर आप इसमें अपनी राय का इजहार करें। माइक क्लेम प्लीज आप सर कहना सर, तो फिर सर की बात सुनिए। माइक क्लेम हाउस इन ऑर्डर प्लीज, मैं गुजारिश करता हूँ फहीम साहब से कि वो इसमें अपने कमेंट दें। एसपी साहब प्लीज फहीम साहब की बात सुनिए। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ
कि जरा थोड़ा सा ना इस बहस से है हाँ या ना से बाहर आके ना जरा सोल्यूशन की तरफ आए। हाँ कि हम इस वक्त करंट सिनेरियो में अगर हम अरशद साहब की बात से इत्तफाक कर लें तो इसका मतलब है कि हम लोग सिर्फ वो बंदा रिटर्न फाइल कर सकता है जिसका सिर्फ बिजनेस ठीक हो गया। अगर उनकी बात से इख्तलाफ किया जाए तो हमारे पास दूसरा सोल्यूशन भी मौजूद नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। इस वक्त पोजीशन ये कि हम कहते हैं अगर फर्ज करें हम उनसे इख्तलाफ कर लिया और हमने अब जाके एसएमई की रिटर्न जो है वो फाइल करनी है, फाइल करते हुए हम अपने सोर्सेज को लेकर किधर जाएं, अब इस सोल्यूशन की तरफ आएं। बात ये है तो दो रिटर्न्स तो सर दो रिटर्न्स तो फाइल हो नहीं सकती। नहीं होनी हम पहली बात तो ये है फॉर्म्स को छोड़ दें। हम लोग फंस गए हैं कि अदर सोर्स इनकम और मैन्युफैक्चरर की जो मैन्युफैक्चरिंग इनकम है उसका स्टेटस क्या है, हम उस पर क्लैरिफाई नहीं हो पा रहे। अच्छा, मेरा ख्याल अच्छा, एक चीज है। सर अगर आप इसमें कहें तो एक क्लैरिफिकेशन बोर्ड से ले लीजिए, क्या एसएमई के फॉर्म फिल करने के बाद एक बंदा 114(1) रिटर्न फाइल कर सकता है? नहीं हो सकती। तो क्या तो हमें भी रिकमेंडेशन भी देनी चाहिए कि वो अलाउ होनी चाहिए अच्छा, ये फॉर्म ये फिल करने एक के चीज बाद। मेरी अगर आप सुन ले इसमें मैं ऐड करूँ। सर एक सेकंड बात मेरी उधर ही रह गई। स्पेशल लॉज जब भी बनते बस हैं स्पेशल पर्पस स्पेशल अगर उस पर्पस को सबमिट के अंदर रहने दे वो फिर फॉर्म एप्लीकेबल है तो अलावा कोई चीज ऐड होनी है तो रिटर्न में जाएंगे। मैं आगे ताई के फायदा अरशद साहब ने पहले एक्सप्लेन किया कि 2-4% लोग हैं फिर उनकी ऐसे नहीं है। बाकी सर, मेरी बात सुनिए। नहीं होने हैं।